2 टर्म मोदी जी रह चुके हैं, तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी हो गया कि अगर हम वोट नहीं भी करते तो मोदी आ जाएंगे। वोटिंग जो होता है वो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। लोग उत्साह के साथ इसको मनाते हैं, लेकिन वोटरों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। ऐसा कि महागठबंधन भी बहुत अग्रेसिव अपने वोटर्स को नहीं कर पाया है। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो ये लोग कमजोर हैं, फिर भी उसके बावजूद हेलीकॉप्टर पर ऐसे नेता साथ में घूम रहे हैं, मुकेश सहनी जिसका भी जनाधार ज्यादा नहीं है। मुकेश सहनी का वोट अगर कागज पर आप देखिएगा तो यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट मुकेश सहनी के पास ही है। कि तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए हैं मनोज झा बहुत आराम से, और एक मुस्लिम जिलाध्यक्ष है बेचारा, उसको बिठाए हुए डंडी पर। सर्वजीत पासवान समाज से आते हैं, तो मांझी जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि पासवान समाज के व्यक्ति को हम रोके कैसे। तेजस्वी जी घूम रहे हैं, कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ दिख नहीं रहा है, तो वोटरों में उत्साह का कहीं कुछ आदान प्रदान नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी। मांझी जी मांझी समाज से हैं, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है, लेकिन अगर पासवान दूसरे पार्टी से खड़ा हो जाए तो चिराग पासवान क्या करेंगे? मांझी को साथ रखना, सबको एक साथ रखना, पांडव कह रहा लोग अपने आप को 5 लोग, तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बहुत एकजुट है एनडीए, और इसके चलते ही कई सीटें हारने वाली भी जीत जाएंगे ये लोग। मान लो 1 आध महीना आप पहले आए हैं तो कितना माहौल बना पाएंगे? उनका दिल मन तो फिर ऐसे भी जेडीयू में होगा, उनका कार्यकर्ता जेडीयू वाला होगा, या राजद वाला मन मार के वहां पर गया होगा, राजद का कोई और जिला अध्यक्ष होगा, कोई और प्लानिंग होगा, हमको टिकट मिलेगा, उसको टिकट नहीं मिला था, ऐसे भी उत्साह से खत्म होगा। विनोद यादव राजबल्लभ के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं बल्कि लालू यादव के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। कुशवाहा और यादव के बीच जो लकीर खींच दी गई है जातीय गणना के बाद से, उस लकीर को आपको लगता है कि कुशवाहा को टिकट देकर आप बदल दीजिएगा? जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई, क्रेडिट कौन लेता है? तेजस्वी यादव। ये हम नहीं कह रहे कम दिखाई गई है, सारे नेता और सारे कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं। ये आप तेजस्वी को अगले चुनाव में विधानसभा में बोलते सुनिएगा कि भाजपा अगर आ गई, वहां तो जीत गया सब ना, अगर आ गई बिहार में तो जान लीजिए यादव को निकाल देगा ओबीसी में से, जनरल में डाल देगा। तो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जिसमें हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। जी हाँ, चीरफाड़ करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक डॉक्टर नुमन मिश्रा जी, और बोलता भारत के संपादक और सीमांचल जिले के पत्रकार आशीष जी। तो आज हम बातें करेंगे, आज पहला चरण का बिहार में लोकसभा चुनाव का हो चुका है, और अगर बात की जाए तो गया में 48.44% वोटिंग हुई है, नवादा में 40.20% वोटिंग हुई है, जमुई की अगर बात की जाए तो 47.09% वोटिंग हुई है, और औरंगाबाद में 49.95% वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए फेज 1 की वोटिंग की तो इसमें 46.32% की वोटिंग हुई है। तो आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का। सर, क्या कहना है आपका? पहले चरण का तो चुनाव हो चुका है, और इसमें अगर बात की जाए तो वोटिंग दशमलव है उतना कुछ खास नहीं नजर आया, लेकिन तब भी 46.32। मैं यहाँ एक बात बोला जी, ये देखकर ना आंकड़ा लगभग सभी लोगों को यही लगेगा कि अरे ये तो मतलब कम हुआ है वोटिंग जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी जिले हैं ना और जितने भी लोकसभा हैं, ये हालांकि अब नक्सल से उतने नहीं है, लेकिन नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं ये। इनमें ज्यादातर जगहों पर 4 बजे तक ही वोटिंग हुई है, कई जगहों पर वोटिंग हुई भी नहीं है। और आप गर्मी का तकाजा भी इस वक्त देखिए तो आसान नहीं है इस वक्त बैठकर माने भीड़ में खड़े होकर इंतजार करके वोट कर पाना। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इसकी वजह से ये परसेप्शन बनता है कि इस लोकसभा में बहुत उत्साहित नहीं है वोटर्स। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भाजपा का जो शासनकाल रहा है 10 सालों का, 2 टर्म मोदी जी रह चुके हैं, तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी हो गया कि अगर हम वोट नहीं भी करते तो मोदी आ जाएंगे। इसके अलावा एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ देखी जाती है 10 सालों के बाद, 2 टर्म के बाद। तो हो सकता है कि उस इनकम्बेंसी की वजह से भी ऐसा हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ये भी परिचायक है कि महागठबंधन भी बहुत अग्रेसिव अपने वोटर्स को नहीं कर पाया है जी। यानी जो सरकार में लोग हैं उनके खिलाफ अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता तो मतलब उनके खिलाफ माहौल बना है, ये माना जाता है। और अगर नॉर्मल वोटिंग हुआ इसका मतलब कि लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, या ऐसी कोई परसेप्शन बन रही है कि भाजपा जीत रही आसानी से, ये मान सकते हैं। अब एक एक करके आप बाकी सीटों की हम चर्चा कर लेंगे,
किस सीट पर कौन मजबूत लग रहा है। लेकिन उससे पहले हम जानना जरूर चाहेंगे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उससे आशीष से एग्री करते हैं कि नहीं। क्या जो बात बताई जा रही है ना, हम लोग भी आंकड़ा लगा रहे हैं और वोटर भी कह रहे हैं कि इस बार, क्योंकि देखिए वोटिंग जो होता है वो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लोग उत्साह के साथ इसको मनाते हैं, लेकिन वोटरों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। ऐसा आप समझ जाइए कि मान के चलिए 6 बॉल है और रन जो है कम बेश 30 के आसपास बनाना है, तो जैसे ही 6 बॉल पर 30 रन, जबकि प्रयास करेगा तो 36 भी बन सकता है, लेकिन फिर भी लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो सेम वही स्थितियां अब इस वक्त महागठबंधन की है। हम लोग को साफ साफ लग रहा है, एक तो ये लोग कमजोर हैं, फिर भी उसके बावजूद हेलीकॉप्टर पर ऐसे नेता साथ में घूम रहे हैं, मुकेश सहनी जिसका भी जनाधार ज्यादा नहीं है, तेजस्वी जी घूम रहे हैं, कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ दिख नहीं रहा है। तो वोटरों में उत्साह का कहीं कुछ आदान प्रदान नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी, चलो वोट कर देते हैं। बाकी जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ ज्यादातर उसमें तो नक्सलवादी क्षेत्र के लोग हैं, तो वहां ऐसे भी वोटिंग परसेंटेज, सही बात बताया सर, कि वहां पर कम ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में देख रहे हैं वोटरों में वो उत्साह बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उत्साह भी है तो एक तरफा उत्साह है, एनडीए के लोगों में उत्साह है, तो एनडीए का लोग खुशी मना रहे हैं। और जिन सीटों पर अभी चुनाव हुआ, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, वहां से भी ऐसे ऐसे लोग इस बार चुनाव लड़े हैं जो मान के चलिए, जैसे हम लोग बात करते हैं औरंगाबाद का, जहां राजद के कैंडिडेट वही है ना, वो अभय कुशवाहा, वो जेडीयू का अंग थे। तो मान लो 1 आध महीना आप पहले आए हैं तो कितना माहौल बना पाएंगे? उनका दिल मन तो फिर ऐसे भी जेडीयू में होगा, उनका कार्यकर्ता जेडीयू वाला होगा, या राजद वाला मन मार के वहां पर गया होगा, राजद का कोई और जिला अध्यक्ष होगा, कोई और प्लानिंग होगा, हमको टिकट मिलेगा, उसको टिकट नहीं मिला था, ऐसे भी उत्साह से खत्म होगा। फिर दूसरा बात आप कर लीजिए जमुई का, जो है जमुई में अब उसको जीजाजी को जो हम लोग नहीं जानते थे, सच्चाई है हम उनको नहीं जानते थे कौन है नहीं है, सब दिन रहे शोरूम में, सब दिन काम किया, अलग अलग जो भी काम किए, बिजनेस क्लास के लोग थे, अब उनको टिकट दे दिया गया। वहां से अगर चिराग पासवान लड़ते तो जिनको लोग जानते थे, या हराने के लिए या जिताने के लिए, दोनों बात होता, लेकिन नया आदमी लाया गया। भाई तो नया आदमी थोड़ा उत्साह दिखता, या तो हराने के लिए या फिर जिताने के लिए। यहाँ ना जिताना है ना हराना है, अब करें जीजाजी को वोट देना है, तो भैया जीजाजी है तो दे दो वोट, अपना ही कोई है दे दो वोट उसको, तो वहाँ जीजाजी का चक्कर चल रहा है। मतलब आशीष के मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि जनाधार विहीन नेता है मुकेश सहनी, ऐसा नहीं है। मतलब मुकेश सहनी का वोट अगर कागज पर आप देखिएगा तो यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट मुकेश सहनी के पास ही है। राजनीति में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि राजनीति में क्या होता है कि जो कुर्सियां लगती है, एक चीज हमको बड़ा खराब लगता है, हम लोग वीडियो पे नहीं बना पाए थे, वो था मनोज झा जी का। मनोज झा जी के कारण कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ठाकुर वाला इतना विवाद था कि गठबंधन टूट गया, या उसके बाद आक्रामक रूप आनंद मोहन का निकला, चेतन आनंद का निकला, और कहीं ना कहीं वो लोग सूत्रधार बने गठबंधन को तोड़ने के लिए, और उनको हम लोग देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे बिठाया जाता, खड़ा किया जाता, बिठाना छोड़ दीजिए। लोग ये भी कहते हैं कि सम्मान मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त हमको बड़ा खराब लगता है जब वो पीछे खड़ा हो गया, प्रेजेंट वही कर रहे हैं। ये तो इस तरीके से भी मैं कह सकता हूँ, कभी कुछ दिन पहले कल ही की बात तो शायद है कि तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए हैं मनोज झा बहुत आराम से, और एक मुस्लिम जिलाध्यक्ष है बेचारा, उसको बिठाए हुए डंडी पर, माइक कुर्सी की डंडी पर। तो ये भी ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि जिस सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो रही है, या जो एक जनरल परसेप्शन बनाया जाता है कि आरजेडी सत्ता में आएगी तो सवर्णों का शासन खत्म हो जाएगा, सवर्णों का जो एक अत्याचार का रहा है पैटर्न वो खत्म हो जाएगा। हालांकि लालू यादव अपने जो मिशन था, जो सोशल बैलेंस लाना, उसमें बहुत हद तक सफल रहे, वो सफल रहे भी। का वोटिंग से मान ली परिणाम तो एक साथ आएगा, ये भी एक दिक्कत है। अगर पहले परिणाम आ जाता तो पार्टी सतर्क भी हो सकता था, चलो भैया पहला एग्जाम में गलती किए हैं, लेकिन शंका रिजल्ट तो आएगा 4 को ही। ये तो हम लोग करने आए हुए हैं कि रिजल्ट पहले ही दे दें। देखिए ये जो 4 सीटें हैं, मैं स्टार्ट गया से करता हूँ। गया में मांझी जी के समानांतर सरोजीत को खड़ा किया गया है। सरोजीत पासवान समाज से आते हैं, तो मांझी जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि पासवान समाज के व्यक्ति को हम रोके कैसे। मांझी जी मांझी समाज से हैं, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है, लेकिन अगर पासवान दूसरे पार्टी से खड़ा हो जाए तो चिराग पासवान क्या करेंगे? यही फैक्टर को खत्म करने के लिए आप देखिए कि फर्स्ट डे से जिस दिन नॉमिनेशन हुआ मांझी जी का, उस दिन से ही मांझी जी के साथ चिराग पासवान उनकी टीम लगातार है जी, उनके साथ घूम रही है, क्षेत्र रक्षण कर रही है, और उस क्षेत्र में उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं, जैसे आपको पता था चित्ररंजन कुमार चिंटू भैया, इनको वहीं बिठा दिया गया है कि गया की सीट वजीनगंज से शुरू करके गया नवादा तक पहुंच के भूमिहार को तो इन्फ्लुएंस वो करेंगे, क्योंकि खुद लड़ने वाले थे नवादा चुनाव, तो नहीं मिला टिकट,
तो वो मदद कर रहे हैं एनडीए का। और दूसरा, पासवान टोले में जाकर चिराग के नाम पर वोट मांग ले रहे हैं मांझी जी के लिए। तो मुझे लगता है ये जो गुरिल्ला पैटर्न यूज किया गया प्रचार का, ये मांझी जी के पक्ष में चला गया। और चिराग का चेहरा बार बार जो दिखना वोटर्स को, ये एक कामिंग फैक्टर देता है। तो अगर चिराग खड़ा कर दीजिए या किसी और नॉर्मल पासवान व्यक्ति को खड़ा कर दिए, तो कोई चिराग को मानेगा बड़ा नेता है, चिराग के चेहरा देखकर वोट करेगा। इसका फायदा मांझी जी ने खूब उठाया है इस चुनाव में। और रही बात वोट प्रतिशत की, तो निश्चित तौर पर गया की सीट पूर्व में भी एनडीए के पास ही रही है। और इस सीट पर ऐसा कोई बड़ा समीकरण मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है जिसके चलते मांझी जी ये चुनाव हार जाए। हाँ, एक बात जरूर था कि पासवान अगर अंग्रेज में जाके वोट कर देते, क्योंकि जनसंख्या अच्छी खासी है, अच्छी खासी भूमिहारे पासवान है वहां, तो अगर इस आधार पर भागते हैं पासवान की मांझी को नहीं देके हम अपने कैंडिडेट को देंगे सर्वजीत को, तो गेम उल्टा हो जाता। और अभी भी मैं कहूंगा कि लड़ाई है, कितना असर कर पाए हैं चिराग पासवान और उनके जो गुरिल्ला टीम थी बैटिंग करने उतरी थी जो मांझी के लिए, वो अगर काम कर गई है तो आसानी से चुनाव गया की जीत रहे हैं मांझी जी। और वोटिंग परसेंट भी देखिए 48%। गया गर्म जगहों में से है जी, बहुत गर्मी होता है, बहुत गर्मी होती है गया में। आप रोड पे इस वक्त खड़े हो जाइए बीच सड़क पे, तो मुझे लगता है कि शायद चप्पलों पिघल जाए, जो स्थिति अभी होगी बाहर की। तो फिर भी लोग खड़े होकर लाइन दे रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं। आप देखिए कि गया में ही एक जो पोलिंग एजेंट थे बेहोश हो गए, नाक से खून फेंकने लगा। तो ये भी समस्या है। थोड़ा मुझे लगता है कि इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम को भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। हम वोटर्स हैं, हम ही मालिक हैं, और हमको ही दौड़ा के अगर खटाया जाएगा, मुझे लगता है कि बेहतर व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। चुनाव आयोग को ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड्स हो या और आसान बनाना चाहिए इस पैटर्न को, ताकि लोग वोट कर सकें। व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। तो गया का मुझे लगता है, मेरे ख्याल से यही कमोबेश। आशीष आप बताइए। बिल्कुल, वोटिंग की जो बात कर रहे हैं, और हम लोग भी ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। जब सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, तो क्योंकि जो जॉब होल्डर होते हैं या जो लेबर माइग्रेट करके बाहर जा चुका है, वो आना नहीं चाहता है कि कोई 3,000 4,000 खर्च करके 2-3 दिन का एब्सेंटी लगा के हम आए। उतना लोग इसको इसलिए भी नहीं समझते कि उत्साह भी नहीं है। पंचायत चुनाव में ये उत्साह होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी डायरेक्ट फोन करते हैं, यहाँ तक कि टिकट की व्यवस्था भी करा देते हैं, तो आते हैं। लेकिन लोकसभा विधानसभा कैंडिडेट को लगता है कि ऊपर का वोट है, क्योंकि मार्जिन भी 1 लाख 1.5 लाख का, उसको लगता है चलो भाई 10, 20, 50 हजार वोट भी इधर चल जाएगा, कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अच्छा गया में क्या लगता है आपको? देखिए, गया का सिनेरियो तो बता ही दिए हैं कि वहां पर मांझी जी हैं और जो मतलब सर्वजीत पासवान जी हैं। लेकिन मांझी जी ही, क्योंकि देखिए एनडीए का जो बैटिंग हो रहा है, जबकि ऐसा होता है कि जब लोग 10 साल 5 साल शासन में रहते हैं तो उनके अंदर ईगो आता है, अहंकार आता है, बड़ा छोटा ये वो आता है। लेकिन अभी भी वो अपने आप को ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, सबसे बढ़िया हाँ फील्डिंग ही हमको मैच जिता सकता है। नहीं, वो बैटिंग पर से ज्यादा फील्डिंग पर भरोसा कर रहे हैं। कुमार को लाना, उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखना, मांझी को साथ रखना, सबको एक साथ रखना, पांडव कह रहा लोग अपने आप को 5 लोग। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बहुत एकजुट है एनडीए, और इसके चलते ही कई सीटें हारने वाली भी जीत जाएंगे ये लोग, ये लग रहा है। और रही बात गया की, तो गया सीट पर मांझी जी अगर, फिर मैं कहूंगा कि एनडीए एकजुटता जितनी दिखी बार बार, उतनी एकजुटता अगर रही तो ये आसान जीत मांझी इसके तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब रही बात नवादा की। जी, नवादा की एक बात और बोल दूं कि देखिए, गया में सर्वजीत पासवान, मैं जानता हूं कि पासवान है, वहां बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो पासवान है। कई रिपोर्टर्स को शायद मुझे तो पहली बार पता चलेगा कि वो पासवान जाति से आते हैं, क्योंकि सर उनका नाम जो है वो कुमार सर्वजीत है, जिससे पता नहीं चल पाता है। और सर्वजीत उस तरीके, उस टक्कर के नहीं है जिस टक्कर के मांझी हैं। आप ये समझ लीजिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके सामने आपने, मतलब मुझे लगता है कई सीटों पर राजद को प्रत्याशी मिला ही नहीं, या जानबूझकर मजबूत प्रत्याशी को बिठाकर कमजोर को दे दिया गया टिकट। अब इसी को साबित करने के लिए हम नवादा आ रहे हैं। नवादा में राजबल्लभ यादव का परिवार, जिस परिवार में एमएलसी है, विधायक है, खुद राजबल्लभ इतने बड़े रहे हैं, पटना वो उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पटना से अब वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नवादा की राजनीति को। अच्छा, भागलपुर में तो बहुत डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, बगल में आ गए तो बगल से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब ऐसे में उनके भाई विनोद यहाँ से यादव चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद यादव राजबल्लभ के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, बल्कि लालू यादव के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। लेकिन लालू यादव ने उनको टिकट तो नहीं दिया, टिकट तो दे दिया वहां पे श्रवण कुशवाहा को। श्रवण कुशवाहा वहां के लोकल जानकार हैं, लोग उनको मानते हैं, जानते हैं कि वो वहां के हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, कुशवाहा और यादव के बीच जो लकीर खींच दी गई है जातीय गणना के बाद से, उस लकीर को आपको लगता है कि कुशवाहा को टिकट देकर आप बदल दीजिएगा? जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई,
क्रेडिट कौन लेता है? तेजस्वी यादव। जातीय गणना में कुशवाहा समाज की जनसंख्या कितनी कम दिखाई गई है? ये हम नहीं कह रहे कम दिखाई गई है, सारे नेता और सारे कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं। तो इसके चलते कौन आगे दिख रहा है? यादव समाज। और यादव कुशवाहा के बीच एक, मुझे लगता है कि हाल के समय में एक लंबी लकीर इसलिए भी खींची क्योंकि कुशवाहा मानता है कि हम भी ओबीसी में हैं और हमें ओबीसी की बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा ले लेता है, लूट लेता है उसमें। ये एक मेंटालिटी बना हुआ है। रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांड कर रहा है तो वो कुशवाहा ही है कि लागू किया जाए उसको। तो आप समझ रहे हैं ना कि कुशवाहा कुर्मी मांग रहा है कि हमको रोहिणी आयोग लागू कर दो, हमको अलग कर दो, कैटेगराइज कर दो, यादव को निकाल दो इसमें से। हो सकता है आगे चल के ऐसा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और ये शायद ये वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये आप तेजस्वी को अगले चुनाव में विधानसभा में बोलते सुनिएगा कि भाजपा अगर आ गई, वहां तो जीत गया सब ना, अगर आ गई बिहार में तो जान लीजिए यादव को निकाल देगा ओबीसी में से, जनरल में डाल देगा। तो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल है। लेकिन इस जगह पर एक गायक भी लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह, पॉपुलर आदमी है, हम तो नहीं देखे बहुत उनके वीडियोस को, लेकिन जानते हैं कि वो पॉपुलर हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। तीसरे व्यक्ति विवेक ठाकुर बाहरी नहीं है, लेकिन बाहरी का उन पर ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में विवेक ठाकुर को यहां ले आने का मतलब कहीं ना कहीं भाजपा भी सोचकर चल रही थी। गिरिराज सिंह इस सीट पर रह चुके हैं, चंदन सिंह इस सीट पर रह चुके हैं, सूरजभान का ये गढ़ रहा है। सूरजभान यार राजबल्लभ का दौर एक चला करता था, सूरजभान भी अब इस लड़ाई में नहीं है, राजबल्लभ इस लड़ाई में प्रॉक्सी के तौर पर हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सूरजभान की वोट कटवा के तौर पर आ गए हैं राजबल्लभ के लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा सर्वजीत है, सर्वजीत माफ कीजिएगा, श्रवण कुशवाहा है, और गुंजन सिंह की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। गुंजन सिंह कोई फैक्टर भी नहीं है। गुंजन सिंह को सिर्फ देखने आ रहे हैं, वोटर नहीं आ रहे हैं, वो फैंस उनके आ रहे हैं क्योंकि वो सिंगर है। और क्योंकि देखिए ये लोग सोच रहे थे कि हमको पार्टी टिकट देगी या पार्टी कवर कर हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे थोड़ी मेहनत किए हैं। यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर है, सिंगर है, तो लोग आ रहे हैं, चलो भाई कोई गाना सुना देंगे तो बस चल जाएंगे सुन के, मतलब भाषण सुनने नहीं, वो सब एंटरटेनमेंट के आ रहे हैं। लोग कोई फैक्टर नहीं है। हो सकता है कि नवादा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा वो भी निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो और सीटें हैं, जैसे कि उधर जेडीयू वाले ही उधर गए हैं, जॉबे कुशवाहा हैं, अब उनकी भी कितनी मजबूती है आप लोग तो किए हैं ग्राउंड पर, आप समझ सकते हैं। लेकिन कमर पे हम लोग मिला जुला के ही कहेंगे महागठबंधन सही से बैटिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको सारे दलों को लेकर, अभी देखिए वाम दल का कोई नेता नजर आ रहा है कहीं पर भी? ज्यादा बड़ा आपको कोई नेता नहीं आ रहा है जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई बड़ा नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं, बस एक तेजस्वी यादव है और साथ बैठा लिया मुकेश सहनी। अब मुकेश सहनी कितना उनके नाव को पार लगा पाएगा, ये हम बार बार रिपीट इसलिए करें क्योंकि वो नया आए हैं अभी, और राजनीति में जो नया आते हैं उनको पहले इग्नोर किया जाता है। मुकेश सहनी सब जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत कम समय में उनकी पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा भी बनी और बहुत कुछ हुआ। लेकिन देखिए मैं एक बात जरूर कहना जो उन्होंने कहा कि यूट्यूब और इन सब जगहों पे फेमस हो जाना ये इस बात का तकाजा नहीं है। कभी कभी लोग अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यहाँ ओवर एस्टिमेशन हो गया है। अगर मैंने सुना भी एक विधायक बोल रहे थे कि गुंजन सिंह अगर विधानसभा लड़ते तो शायद जीत भी जाते, बड़ा फैक्टर भी बनते, लेकिन इस तरह से करके उन्होंने अपने आप को थोड़ा हल्का जरूर किया है। अब एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, नवादा की सीट पर जो सूरजभान और उनकी लड़ाई थी, उस लड़ाई को न्यूट्रलाइज लालू यादव ने कर दिया है। अब एक बात सीधा जान लीजिए, 40% मात्र वोटिंग हुआ है जी। नवादा में भी गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन 40% मात्र वोट हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको जो समझिए कि वोटर्स कंफ्यूज हुए हैं वोटिंग किसको करें। अगर रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन का वोटर टर्नअप नहीं हुआ है, मुझसे दावे से लेके लीजिए। कल भी मुझे एक दर्शक बोल रहे थे कि आप सर आकलन आपका नवादा का गलत हो गया है, आप गड़बड़ा गए हैं सीट पर, इस सीट पर राजद आराम जीत रही है। राजबल्लभ यादव के परिवार को अंडर एस्टिमेट कर दे हम। लालू यादव का जो झंडा डोया नवादा में सालों साल, दशकों दशक, उस आदमी को आप इतना जीरो मानते हैं, जिसके घर में आज भी प्रेजेंट विधायक है, जो एमएलसी अपने दम पर जीता, उसको हम हल्का मान लें? मैंने 1 लाख वोट नहीं लाएंगे, और 1 लाख वोट ला देगा अगर नवादा से विनोद यादव, तो आरजेडी टक्कर में नहीं दिखेगी कहीं दूर दूर तक। विवेक या ठाकुर के लिए आसान जीत हो जाएगी। सही बात। और इसको मैं कैसे अनदेखा कर दूं? अगर इसके अलावा अंडर करंट में अगर जाके यादव सारा वोट कर देगा लालू जी को, कुशवाहा को, अप्रत्याशित तौर पर, तो ठीक है, मेरा विश्लेषण गलत हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे हल्का हो जाए कोई। औरंगाबाद की चर्चा हम करते हैं जी सर। अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो वहां पे 49.95% वोट की गई है। अगर बात की जाए तो जो आज 4 सीटों पे बिहार में जो मतलब वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा यहीं पे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? औरंगाबाद में एक्सपेक्टेशन भी था कि वो वोटिंग ज्यादा होगा। ये
राजपूतों के सेंटिमेंट को लहकाने की कोशिश की गई इस क्षेत्र में। अब देखिए ये राजनाथ सिंह का भी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजनाथ सिंह को जिस तरीके से जमुई में यूज किया गया, बाकी जगहों पर यूज किया गया, और पवन सिंह को टिकट नहीं मिलना है, वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं राजपूतों के मन में है। दूसरा, नीतीश कुमार के इधर आने की वजह से भी राजपूत थोड़े नाराज हैं, क्योंकि जातीय गणना में सबसे कम राजपूत को दिखाया गया है, तो इसकी नाराजगी भी। और ये ट्रेडिशनली देखिए, ब्राह्मण भूमिहार राजद को वोट करे ना करे, राजपूत करता है जी। ये देखा गया, राजपूत के बड़े बड़े नेता राजद से रहे हैं। और सुशील सिंह की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, ये उन सीटों में से जिसमें सर्वे बहुत खराब आया था एनडीए का। लेकिन देखिए किस्मत के कितने धनी हैं कि इनको, जो भाई ने कहा कि इनको अभय कुशवाहा भेज दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाघ के सामने बकरी फेंका गया है जी। अगर वो बाघ नहीं भी है तो बकरी के सामने चूजा फेंक दिया गया है, समझिए। लड़ाई में अभय कुशवाहा तब होते हैं, अभय कुशवाहा एक अच्छे नेता हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, उनकी एक लंबी राजनीतिक हिस्ट्री रही है, लेकिन वो इस लायक नहीं थे कि रातों रात भेज दिया जाए। इतना वोट है ना कि पूछना ही नहीं है। वो कुशवाहा जाति के नेता एकमात्र ऐसे जदयू में थे जो कुशवाहा जाति के मीटिंग्स और एथी में भी कहीं बुलाया नहीं जाता था उनको जी। आप समझिए, वो मेन रडार में ही कहीं नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि रातों रात एक और बात बता दूं, अंडरग्राउंड में मुझे ये बात पता है कि इनको तेजस्वी से टिकट दिलवाने के लिए पैरवी करने वाले भी भाजपा और जदयू के लोग थे। अब अंदाजा लगाइए तेजस्वी यादव को किस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर लेता है भाजपा के लोग कि इनको टिकट दे दिए, मजबूत है, जीत जाएंगे। अब समझिए इससे, अब क्या हम बोले, खुल के समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तेजस्वी यादव को बबुआ बना दिया गया इस फैसले में, और इसमें फंस गए हैं वो कई जगहों पर, जैसे पूर्णिया जगहों पर जहां पर है, जहां खुद की गलती है, झंझारपुर में खुद की गलती है, गुलाब यादव विरोध में आपके लड़ गए। ये सुपौल की बात कीजिए, बैद्यनाथ मेहता लड़ गए आपके खिलाफ। आपको तो हर जगह कमजोर किया जाए, पप्पू यादव पूर्णिया में लड़ रहे हैं। अगर आप इन्हीं लोग मजबूत लोगों को टिकट दे देते तो यही जिता के आपको दे देते, या कम से कम लड़ाई तो होती। तो आप नए आदमी को दे दिए टिकट, नए आदमी को दे दिए तो क्या हो गया, अब ये तो वोट काटेगा ही, वो आदमी बेचारा आप तीसरा लड़ाई में महसूस नहीं करेगा। बीमा भर्ती की लड़ाई में है, बताइए मुझे, लोग कहने के लिए कह देंगे तेजस्वी यादव 4 दिन कैंपिंग करने जा रहे हैं पूर्णिया में, 4 दिन। क्यों? कमजोर प्रत्याशी है तब तो, कहीं लड़ाई में नहीं तब तो। आज पप्पू यादव के खिलाफ बहुत सारी बातें वो बोल रहे थे कि कसम खा रहे हैं, ये कर। पप्पू यादव आपके घर गए थे मिलने के लिए, तो काहे नहीं बतवा बोल दिए मुंह पे, उस समय काहे नहीं बोल दिए कि पप्पू यादव जी आप मत आइए, आप दूर थे, आप धोखेबाज हैं। तो मान लेते हम भी, उस समय गए तो आप मिल लिए, उस समय गए तो सबको फोटो भी लगा दिया अपने फेसबुक से। अब जब देखे कि मैंने वो जीत के आ जाएंगे तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे या एक बड़ा चेहरा, तो फिर पप्पू यादव हो ही ना जाएंगे। और पप्पू यादव जैसे ही जीतेंगे वो जानते हैं कि सबसे पहले तेजस्वी यादव को रडार पे लेंगे, ये फिक्स है। कितनी भी दोस्ती कर लीजिए, रडार पे तेजस्वी ही चढ़ेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जानबूझकर उनका कत्लेआम किया गया राजनीति। लेकिन आप कोई बच्चा में खेले होंगे जमीन पे बालू उलू से, तो देखते होंगे कि चींटी उटी आ जाती है, तो आप बालू से ढक देते होंगे चींटी को, फिर निकल जाती होगी, फिर ढकते होंगे, फिर निकल जाती होगी, ढकते ढकते टीला बना दीजिए, लेकिन वो चींटी निकल ही जाएगी। नेचुरल वे को आप रोक नहीं सकते हैं। पप्पू पूर्णिया पप्पू आज से नहीं, काफी दिनों से है। तो आप पप्पू यादव को पूर्णिया से निकाल सकते हैं जी, पूर्णिया से पप्पू यादव को निकाल सकते हैं, पप्पू यादव से पूर्णिया नहीं निकाल सकते। एक समस्या है ये। तो औरंगाबाद में मिला जुला कर मैं आपको बोल दूं कि सुशील बहुत कमजोर थे, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ कमजोर प्रत्याशी उतार दिया गया, इसलिए इस सीट पर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये सीट निकाल लेंगे सुशील। अगर कमजोर ये कोई सीट है इसमें से, तो एक सुशील सिंह वाली ही सीट कमजोर थी, लेकिन उनके खिलाफ लड़ाई कोई करने वाला है नहीं, तो कैसे कमजोर कहे? मतलब एक तरफा, मतलब वहां एक तरफा नहीं, थोड़ी लड़ाई तो है, लेकिन फिर भी एक तरफा ही कहा जाएगा। नवादा सीट अगर देखा जाए, नवादा सीट लगता है श्रवण कुशवाहा निकाल सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो नवादा बस निकल सकता है। नवादा में भी मैं खुल के बोलूं कि चूंकि राजवल्लभ परिवार को हम कैसे माइनस कर दे, ये बहुत बड़ा एक सवाल मेरे जहन में है कि शहाबुद्दीन को, राजवल्लभ को, पप्पू यादव को मैं कैसे उनको जीरो कर दूं। अरे 1 लाख भी वोट नहीं लाएंगे, अगर 10,000 वोट ले आने होगा तो कोई इतना कैलकुलेट तो करके चल रहा है। उनके परिवार में एमएलसी है, विधायक है, तो कितना वोट हो गया? एक विधायक को जीतने के लिए कितना वोट लाना पड़ता है? उतना वोट तो कम से कम आएगा ना। तो आप समझ लें कितना बड़ा वोट बैंक वहां पे पहले ही से है, तो आपको डैमेज करेगा ना। उस विधानसभा में तो अपने घुस पाइएगा, दिक्कत होगी आपको। और हमारे पास फीडबैक है, यादव लगातार बोले, हमने पब्लिक रिलेशन लगाया है। चलिए, तो रही बात वहां की। अब आखिरी सीट है जमुई। अब सर जमुई पे आते हैं। जमुई पे 47.09% वोटिंग हुई है, क्या लगता है सर? जमुई में कई
सीटों पर, कई मतलब बूथों पर 4 बजे तक ही वोटिंग हुआ है। कई जगहों पर आपने सुना ना कि एक बुजुर्ग गए थे वोट करने के लिए अपने बेटा के साथ, तो इतना मारा है लोग बेचारे। जब वीडियो बना तो वीडियो में जानते क्या उन्होंने कहा है कि लालू यादव के पार्टी के लोग थे, मार रहे थे, हमको पीट रहे थे और कह रहे थे कि मैंने गाली देखे कि एनडीए को वोट करेगा, चिराग को वोट करेगा। कल ही परसों एक वीडियो वायरल हुआ, मंच रचना रविदास है, तेजस्वी यादव है, और नीचे से तेजस्वी को गाली दी जा रही है, चिराग को गाली दिया जा रहा है, चिराग को गाली जा रहा है माँ को। अब बताइए क्या ऐसी राजनीति से कोई जीत सकता है क्या? इतना अग्रेसिव वोट मैंने अपने वोटर्स को कर दीजिएगा, इतना अग्रेसिव अपने कार्यकर्ताओं को कर दीजिएगा, इस तो विषय से तो फिर वही होगा ना। आप बैलेट पेपर मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आप पुराने दौर में चुनाव राजनीति करना चाहते हैं, बूथ लूटने के लिए, हत्या करने के लिए, खुलेआम कराने के लिए। पूछना पड़ेगा ना, एक पत्रकार के ऊपर सवाल पूछना पड़ेगा, ये क्यों चाहते हैं कि ईवीएम से ना हो चुनाव, ताकि कत्लेआम हो सके। अगर पुलिस प्रशासन इतना चाक चौबंद नहीं होता, आज अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि वो पुलिस पे को कनपट्टी पे सटा के अब बूथ लुटा रहा होता? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कौन लूटता, सब लूटते थे, सब करते थे यही काम। अब आज उन्हें चीजें थोड़ी दुरुस्त हुई हैं तो सब एक्सपोज हो रहे हैं। तो एक्सपोज हो रहे तो क्या कहते हैं कि वहां जीत गए तो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, तो हमारा फैक्टर था, यहाँ हार गए तो कहते हैं ईवीएम चलते हार गए। इस तीन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। ईवीएम मोदी नहीं बनवाए थे, ईवीएम आप कांग्रेस नहीं बनवाई थी, ईवीएम चुनाव आयोग ने तय किया था कि यूज किया जाएगा, और कई जगहों पर यूज हो रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। खैर जमुई की बात मैं कर दूं, कई जगहों पर वोटिंग कम होने के बावजूद, समय कम होने के बावजूद 47% वोट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। और अंतिम 48 घंटों में चिराग पासवान ने बहुत इमोशनल कर दिया वहां की जनता को। और फिर मैं बार बार यही बात कहूंगा, यह फैक्टर नहीं है कि वहां से चिराग पासवान के जीजा आए चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान ने पहले ही वहां लहर लूट लिया है, ये कहकर कि जीजा तो बहाना है, हम ही ठिकाना है, हम 2 जगह सांसद नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम यहां से जीजा को लड़ा के जिता रहे हैं, हम ही यहाँ पे काम करेंगे। देखिए एक तो बात है, सच है कि चिराग के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। चिराग ने बहुत स्मार्टली उसको, कभी ये नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं जमुई, धीरे धीरे जमुई से अपने आप को अलग करने लगे। तो लास्ट में जमुई के लोग थोड़ा इमोशनल हुए। आप अपने घर से कोई सामान फेंकने भी जाइएगा बाहर ना, और जब फेंकते हैं तो याद रखिए थोड़ी देर के लिए आपका उंगली जो है उस सामान को पकड़ले रहता है। द फियर ऑफ पार्टीशन वो होता है कि कहीं गलती मोबाइल में फेंका जाए तो उल्टे हाथ से वो लगता है। तो वही हाल चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान को अगर छोड़ना भी चाहेगा, वहां के लोग छोड़ना चाहेंगे, तो सोचेंगे कि वो किसको खो रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में अगर उनके ये चीजें काम करती हैं मेरे भाई, अब लोग लग रहा है कि लॉजिक हम खाली लास्ट में क्या माँ को गाली देने वाली बातें आई थी उसी जगह से आया था, तो हो सकता है कि वो इमोशन के कारण भी लोग उनको वोट करेंगे। चिराग ने क्या कहा, चिराग ने अपना स्तर बढ़ा लिया कि आपकी माँ मेरी माँ, आपकी बहन मेरी बहन, मैं उनको खिलाफ कोई बोलता तो मैं जो करना होता करता। और सच में हो सकता कर भी देते, लेकिन तेजस्वी यादव को अभी तक इस बात की समझ नहीं आई है, ना कुछ ने समझाया कि इस मुद्दे पर 2-4 फर्जियों विकेट गिरा दे, 2-4 को बुला के पार्टी से निकाल दे कि तुम निकलो फिर आ जाना बाद में। कुछ नहीं किया गया। दैट मीन्स कि आपका मौन स्वीकृति है उस चीज को। ये हुआ है तो आप इससे अग्री करते हैं, ये बहुत खराब है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि महागठबंधन की स्थिति सही नहीं है इस वक्त। तेजस्वी तो सुबह बोले कि 4 सीट जीत रहे हैं, तो हम तेजस्वी जी का माने कि जो सामने दिख रहा है उसका माने। चलिए हम अब नहीं मानते हैं। 4 सीट में अगर आप मुझसे पूछिएगा तो थोड़ा बहुत जमुई में और थोड़ा बहुत औरंगाबाद में लड़ाई थी। मुझे लगता है कि नवादा को लेकर जितना लोग कह रहे हैं कि नवादा हार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नवादा में बहुत आसान जीत विवेक ठाकुर को मिलेगी, गया में भी आसान जीत मांझी को मिलेगी। इन दोनों जगहों पर जमुई और औरंगाबाद में पेच फंसा हुआ था। औरंगाबाद में कमजोर प्रत्याशी की वजह से उनको फायदा हुआ है, और जमुई में पूरा इमोशन राइड कर गए लास्ट में चिराग पासवान के जीजा, जिसका फायदा उनको मिलेगा। अंतिम समय में चीजें बहुत काम करती हैं, मानिए ना मानिए आप जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आज बिहार में पहले 4 चरण के मतलब पहले 4 सीटों के चुनाव हुए, जिसमें आज अगर देखा जाए तो 46.32% का वोटिंग हुआ। तो वोटिंग परसेंटेज में कमी का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, जैसा कि अभी हमारे संपादक ने सर ने बताया कि गर्मी भी वजह हो सकती है, और कहीं ना कहीं पे ऐसा भी देखा जा रहा था कि ईवीएम फैक्टर बहुत जगह पे अगर बात की जाए तो जो ईवीएम जो मशीनें थी वो कहीं ना कहीं खराब भी नजर आ रही थी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें आप पंचनामा। धन्यवाद।